हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक्चुअल में ये जेईई वाले बच्चों के लिए मैग्नेटिक्स से ही मिलेगा, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में अलग चैप्टर दिया हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी तक पिछले चैप्टर हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट कैरिंग चार्ज, है ना, कोई वायर था, कोई लूप थी, या कोई भी एक ऐसी कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर के मैटर में क्या रीजन है मैग्नेटिज्म का, है ना। जैसे हम बार मैग्नेट देखते हैं इस तरह से, है ना, ये बार मैग्नेट इस तरह से। तो अगर आप इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो इस तरह से, तो इसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है और दूसरा साउथ। इसको किस तरह से भी इसको घुमा फ्रीली रुकेगी तो एक सिरा हमेशा इसका नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करेगा और एक सिरा साउथ की तरफ को, है ना। तो ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आया, है ना, इसमें कहां से मैग्नेटिज्म आ गया, इस मार्कर में क्यों नहीं है, ये भी तो एक मैटर है ना। तो बहुत सारे देखो इसके छोटे छोटे से रीजन है, उससे हम समझेंगे बात को। बहुत ही टाइम पहले से, है ना, अबाउट 600 बिफोर क्राइस्ट हमें मैग्नेटिज्म के बारे में ज्ञान था, है ना। एक आइलैंड था मैग्नीशिया करके, है ना, ग्रीस में। जब वहाँ पर लोग जो होते थे, लकड़हारे वगैरह होते थे, चरवाहे होते थे, जो वो चराते हैं ना गाय भैंस, तो वो जाते थे तो उनके जो वो जूते पहनते थे वो वुड के जूते पहनते थे, उनमें नेल्स गड़े रहते हैं ना, कीले गड़ी रहती थी, लोहे की नेल्स। ठीक, तो जब वो जाते थे तो चल पाने में थोड़ा मुश्किल सा महसूस करते थे, है ना, क्योंकि वो नीचे मैग्नीशिया में मैग्नेट की एक ओर थी, इस तरह के ना, बार मैग्नेट की ओर थी। तो जब वो नेल्स उसे टकराते होंगे तो उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ऐसे उनकी जो वो डंडी होती थी, छड़ी होती थी, उसकी टिप पर भी आयरन लगा रहता था, तो उसमें भी इनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती थी, छड़ी में भी वो ऐसे ज़मीन पर चिपकने जैसा कंडीशन हो जाती थी। तो ये तब से हमें मैग्नेटिज्म के बारे में पता है। फिर चाइनीज़ लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी रिसर्च करा है ना। एक रथ था, उस पर ऐसे एक पॉइंट करके, तुम देखोगे एनसीईआरटी में बना हुआ है, ऐसे करके एक आदमी बैठा दिया था, वो मैग्नेट का बना हुआ था एक्चुअल में। तो उसकी जो फिंगर थी वो हमेशा साउथ की तरफ को पॉइंट करती रहती थी, तो उससे काफ़ी युद्ध भी जीतने में आसानी होती थी ना, कोहरे वोहरे में डायरेक्शन का पता लगाने में। तो बेसिकली मैग्नेट का जो ये बार मैग्नेट है, इसका जो इस्तेमाल था बहुत टाइम पहले से किया जा रहा है। वो चीज़ नहीं पता थी लेकिन लोगों को कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। कारण नहीं पता था, लोगों को पता था कि जैसे गोल्ड होता है अपना एक अलग मेटल है, वैसे ही होता होगा, उसमें क्या है ना, ज़्यादा उसमें दिमाग लोग लगाते नहीं थे। लेकिन ओरस्टेड ने बताया कि एक्चुअल में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में रिलेटेड है। उसी पैटर्न से बच्चों इलेक्ट्रॉन के घूमने से ना, हमने पिछले चैप्टर में किया था रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट रीजन में समझा देता हूं कि इसमें क्यों मैग्नेटिज्म होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैग्नेटाइट ओर होती है आयरन की, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के मोशन होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं कि सारे तो नहीं कह सकते ना, बहुत सारे जो लूप्स हैं, इलेक्ट्रॉन के लूप हैं, उनकी डायरेक्शन एक ही होती है ना। जो बहुत सारे लूप हैं, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बहुत सारे लूप एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, जिनको आप पढ़ोगे आगे फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन कहते हैं। तो बहुत सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से इसमें नेट मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है, अब हम जब मैटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैटर्स, वहां पर हम समझेंगे कि मैग्नेटिज्म रह कैसे गया, ये स्टोर कैसे रह गया, ये है ना। तो ये आया क्यों है, आंसर है आया तो चार्ज की वजह से ही है। ये मैग्नेटिज्म जो है ना, ये आया चार्ज की वजह से ही है, मूविंग चार्ज की वजह से। अभी हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म, है ना। तो पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जब भी हम किसी पैरामैग्नेट या फेरोमैग्नेट सब्सटेंस को किसी मूविंग चार्ज के पास में रखते हैं, मूविंग चार्ज मतलब समझ जाओ मैग्नेटिज्म, तो उसके पास में रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिज्म स्टोर हो जाता है ना। और जब वो हम चार्ज हटा भी देते हैं तब भी मैग्नेटिज्म स्टोर रह जाता है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिज्म इस मैटर में आया है ना। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको स्टोर करके रख सकता है, परमानेंटली स्टोर कर लेता है। ठीक, मतलब ऐसा सोचो कि हमने जैसे स्टील हो गया ना, स्टील टाइप मेटल को सोचो, तो स्टील में हमने करंट पास कराया, चार्ज पास कराया, करंट पास कराया, तो उसमें मैग्नेटिज्म आ गया, है ना। और ऐसा होता है कि अगर वो हम चार्ज हटा भी लें तब भी उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म स्टोर रह जाता है।
और यहीं से आया है मैटर में मैग्नेटिज्म। तो एक्चुअल में आया कहां से, बेसिक क्या है, बेसिक तो ये आया तो चार्ज से ही है। तो फिर ये अर्थ में चार्ज कहां से आ गया, तो अर्थ में बहुत सारे आयंस होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, वो आयंस कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, है ना, तो वो चार्ज मूव कर रहा है और वही मूविंग चार्ज रेस्पॉन्सिबल माना जाता है अर्थ में मैग्नेटिज्म के लिए, है ना। अभी अर्थ मैग्नेटिज्म को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर मूविंग चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, तो इस परमानेंट मैग्नेट में कहां से मैग्नेटिज्म आ गया, इसमें कौन सा चार्ज घूम रहा है। तो हमें आंसर क्या मिला कि एक्चुअल में कभी ना कभी ये जो ओर थी मैग्नेटाइट, ये मूविंग चार्ज के कांटेक्ट में आई होगी, है ना। अर्थ के जो क्रस्ट में चार्ज मूव करता रहता है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म स्टोर हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टोर होता है, डोमेन पिक्चर पढ़ेंगे ना, डोमेन की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो बताने का मकसद है वो क्या है कि रीजन मूविंग चार्ज ही है ना, रीजन दूसरा नहीं है। मैटर में भी रीजन मूविंग चार्ज ही है मैग्नेटिज्म का। ओके, अब देखो यहां पर हम एक बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो बार मैग्नेट में इस तरह से नॉर्थ मान लो या साउथ, एक्चुअल में तो हम दो ही दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इस मैग्नेट को इसके 100, 1000, लाख, करोड़ जितने भी टुकड़े कर लें तो हर बार हमें नॉर्थ और साउथ पोल मिलेगा, है ना। सेपरेट हम सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिज्म में, है ना। नॉर्थ अकेला नहीं मिलेगा, कितने टुकड़े कर लो उसके, नॉर्थ साउथ मिलेगा, अकेला नॉर्थ नहीं मिलेगा, अकेला साउथ नहीं मिलेगा, है ना। इसको आप बिल्कुल सोलेनॉइड से समझ सकते हो, तो हमने सोलेनॉइड पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो इस तरह से उसमें लूप्स थी, है ना। तो आप सोलेनॉइड को कहीं से भी काट लो, तब भी एक लूप में कम से कम नॉर्थ साउथ तो होता ही है ना, तो एक लूप तो बचेगी ना, कैसे भी काटो आधी लूप थोड़ी बचेगी, तो एक लूप बचेगी ना, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पाया ही जाएगा। तो इसी तरह से आप बार मैग्नेट को मान सकते हो एज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, कि ये बिल्कुल ऐसे सर्कुलर लूप से मिलकर के बनी है, और वो सर्कुलर लूप कौन है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरह से, है ना। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक सर्कुलर लूप तो बनाएगा ना, एक सर्कुलर लूप से कम क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें मैग्नेट को तोड़ने पर, बार मैग्नेट को तोड़ने पर नॉर्थ और साउथ मिलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, एक तो इसको कितने पार्ट में तोड़ लो हमेशा नॉर्थ साउथ मिलेगा, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ आप नहीं पा सकते, है ना। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की, इसको जैसे मैंने दिखाया शुरू में कि अगर इसको आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो इसका एक हिस्सा हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और एक हिस्सा हमेशा ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, जो फिक्स रहता है। अभी अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ का क्या मतलब है। अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है ना, उसका रीजन क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। खैर, तो बार मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट में जो नॉर्थ होता है ना बिल्कुल टिप पे नहीं होता। अगर आपको याद हो सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था कि जब भी हम सोलेनॉइड में करंट पास कराते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्टिक उड़ जाता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द कॉइल्स। जो कॉइल्स होती हैं, जो लूप्स होती हैं, वो आपस में अट्रैक्शन फील करती हैं। अगर उसी पिक्चर से हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर एंड पर ऐसे घूम रहा है, सपोज कर सकते हो, तो वो अट्रैक्शन फील करेगा और वो थोड़ा सा दब जाएगा, ऐसे ये वाला। तो ये नॉर्थ और साउथ हल्के से अंदर दबे हुए थे एंड से। अब यहां पर इसको आसान बनाने के लिए हमने एक टर्म और इजाद की है, उसका नाम है बच्चों पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ वैसे ही काम करेगी यहां पर जिस तरह से चार्ज काम करता था, है ना। हम क्या बोलेंगे कि नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको प्लस QM बोल देंगे, और नेगेटिव जो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोल देंगे, माइनस QM। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ, तो अभी देखेंगे इसकी डेफिनेशन में क्या है। नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L, जैसे वहां पे 2A माना था, कहां पे, फर्स्ट चैप्टर में, है ना, प्लस Q माइनस Q, बीच की डिस्टेंस 2A, यहां पर भी आप 2L मान सकते हो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, सिमिलरली, है ना, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है, जैसे वहां पर मैं डिफाइन किया था चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर आप देखोगे पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, है ना। इसको इस तरह से समझोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको नोट कर लो, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल चार्ज की तरह, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सिस पर कितना फील्ड बनेगा, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, कितना फील्ड बनेगा।
इसकी और प्रॉपर्टी देखो तो इसकी पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। तो अगर इस पर आयरन की फिलिंग्स आप छिड़कते हो तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था इसको कि नॉर्थ से बाहर की तरफ साउथ में जाएंगी और अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएंगी फील्ड लाइंस, है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह, इस तरह से प्लस से माइनस, लेकिन वहां प्लस से जाती थी माइनस पर खत्म हो जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसके अंदर भी तो साउथ नॉर्थ है ना, तो अंदर फील्ड लाइन चलती रहती है और ये क्लोज लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं? ये क्लोज लूप बनाती हैं, यानी कि मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से आप फील्ड लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर ऐसे इस तरह से ना एंड्स पर भी तो होंगे ना, इधर एक नॉर्थ इधर साउथ, ऐसे इधर से बना सकते हो। ठीक, ऐसे यहाँ पर आप बहुत सारी फील्ड लाइन जितना मन करे बना लो। ध्यान ये रखेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन बिल्कुल सिमिलर, किसके जैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा। क्या सिमिलर? कि अगर हम मान लें कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा? फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी यूनिक, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रखा है सेम टू सेम, कि फिर डायरेक्शन जो है वो यूनिक नहीं बचेगी, है ना, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही सिमिलर वे में आप सोलेनॉइड की फील्ड लाइन बनाओगे। मैग्नेट इसका मैंने बता ही दिया था कि इस तरह से बाहर को आती हुई ना सर्कुलर लूप की फील्ड लाइन इस तरह से, तो जहां से जा रही हैं साउथ और समझे ना बात, जहां को आ रही है मतलब साउथ और जहां से जा रही है नॉर्थ, इस तरह से आप फील्ड लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ना। फील्ड लाइन बनाने को पूछ ली जाती है, वायर की तो हमने पता ही है। और क्या प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस की? वही बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह, जितनी पास पास फील्ड लाइंस होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी दूर दूर फील्ड लाइन होंगी उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहला चैप्टर पढ़ रखा है ना, सिमिलर उससे रिलेट करो। पहला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तभी तो ये पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? ये कंडक्टर के अंदर से भी पास हो सकती हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास इनसाइड द कंडक्टर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती थी। तो ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे पोल स्ट्रेंथ वाला। बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन, बिल्कुल आपको लगेगा जब फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज मार रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस QM, बीच की डिस्टेंस वही 2L। ये सेंटर हो गया भाई। ठीक है, अब यहां से देखो ये हो गई इसकी एक्सियल लाइन। इसकी एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट P है, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे कि माइनस वाला अपनी तरफ को फील्ड बनाएगा इस तरह से, और जो प्लस वाला होगा वो बाहर की तरफ को फील्ड बनाएगा इस तरह से। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। बिल्कुल आपको लगेगा कि हम डाइपोल वाला रिवाइज कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर वाला। अच्छा, उसके ऐसा और बनाना है ताकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो यहां पर आप साउथ कर दो, यहां पर नॉर्थ कर दो, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगी साउथ की माइनस QM, इसकी प्लस QM। वैसे नहीं भी करोगे तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा जी, तो ये जो नॉर्थ है ये बाहर की तरफ को, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ इनवर्ड। तो नेट फील्ड कितना हो गया? BN माइनस BS। N वाला पास में है, ज्यादा बनाएगा, S वाला दूर है, कम बनाएगा। तो नेट फील्ड हमारा हो गया B ऑफ नॉर्थ माइनस B ऑफ साउथ। क्लियर है? एनालॉजी तुम्हें याद ही होगी, मैंने पिछले चैप्टर में बता दी थी भाई। एनालॉजी क्या है कि 1/ε0 की जगह यहां पर μ0 आ जाता है, P की जगह यहां M आ जाता है, और E की जगह तो ऑब्वियसली B है ही। चार्ज की जगह यहां करंट एलिमेंट ले लेता है I/dl, है ना। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल में रखनी है। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्यू टू अ सिंगल चार्ज? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? 1/4πε0 Q/r², ये था। सिमिलर एनालॉजी से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1/4π, तो ठीक है। 1/ε0 की जगह कौन आ गया? μ0। Q की जगह कौन आ गया? पोल स्ट्रेंथ QM।
आर की जगह तो आर है ना, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लूप इन द टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना, एक लूप ही तो है एक्चुअल में, देखो एक। क्लियर है? चलिए लगाओ यहां पर इसी एनालॉजी से, तो बी नॉर्थ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है देखो प्लस वाले से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये है आर माइनस एल, है ना, सेंटर है ओ, तो सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो ये एल माइनस कर दो तो कितनी बची, आर माइनस एल, तो आंसर आया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया बी ड्यू टू नॉर्थ। व्हाट इज बी ड्यू टू साउथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, है ना, माइनस नहीं लेते, वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं, ये प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ लेते हैं, वो हमने उल्टी कर दी है, ठीक है, उल्टी कर दी है। तो कितना आएगा यहां से डिस्टेंस, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, साउथ से आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक आर प्लस एल और जोड़ दो, तो अब इसको मिटा दें, इसको नोट कर लो इतना, और घटा देते हैं इसको, और आंसर अपना आ गया अगली लाइन में। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो गया, बी नॉर्थ माइनस बी साउथ, तो कॉमन आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्यू एम बी, पोल स्ट्रेंथ क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू क्यू एम इंटू 4 पाई, इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा 4RL। ये वाला मिटा दो चलो, तो B कितना हो गया, B हो गया म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई। इसको देखो, इसको ढंग से लिख लेते हैं ना, इसको जमाते हैं, बिल्कुल पहले चैप्टर रिवाइज हो रहा है एकदम। तो देखो 2QM इंटू एल, 2QM इंटू एल ये लग कर लिया, तो क्या बचा 2R। क्लियर है ना? देखो 2 2 4 QM LR, 4 QM LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो B कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2QML, यानी कि 2L इंटू QM। अभी बताया मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया 2MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, MR मर। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या बार मैग्नेट बहुत छोटी हो, यानी कि इफ L इज वेरी लेस देन R, वी कैन नेग्लेक्ट L, R से कटा R की पावर 4 हो जाएगी, एक R से एक R कट जाएगा, तो B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। रिलेट करो क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सेल लाइन, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बिल्कुल उस एनालॉजी से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना? बस यहां चार्ज का काम कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो ऐसा लगेगा जैसे हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज। सिमिलरली हम इक्वेटोरियल लाइन का कर सकते हैं, है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया सेंटर, और ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन। इस पर एक पॉइंट है R डिस्टेंस पर P, लेकिन ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ही वैलिड है, आप ध्यान रखिएगा ना फॉर्मूले। देखो साउथ की स्ट्रेंथ माइनस QM, इसकी प्लस QM, अपनी तरफ को बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, ये अपने से बाहर को। ठीक है, तो नेट फील्ड ही आ जाएगा। इसके कंपोनेंट करिए थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये सब पता है ना। इसके कंपोनेंट करोगे तो आएगा B साइन थीटा, B कॉस थीटा, इसके करोगे तो क्या आएगा, B कॉस थीटा, B साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। फर्स्ट चैप्टर ढंग से देख लेना अगर ये नहीं पढ़ा तो, है ना। इससे B साइन थीटा से B साइन थीटा कैंसिल, B कॉस थीटा और B कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2B डैश मान लो उसको कॉस थीटा। चलो जी, B डैश की वैल्यू बताओ, ये L है ना, ये L है, ये R है। B डैश क्या होगा, B डैश फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज R? R इज दिस, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ये तो होती है डिस्टेंस, वही बिल्कुल पोल स्ट्रेंथ, यानी कि चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और उसका भी स्क्वायर।
इंटू कॉस थीटा निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हो गया L, हाइपोटेन्यूज हो गया √r² प्लस L²। तो ये हो गया सर 2μ0 अपॉन 4π QML अपॉन, ये देखो एक बचा, ये 1.5 हो गया, तो ये हो गई पावर 3/2 है ना, 1 ये और 1/2 ये, तो r² प्लस L² की पावर 3/2। तो यहां से आ गया देखो 2QML, ये फिर से देखो कितना हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो μ0 अपॉन 4π M अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2 आया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, P अपॉन r³। तो यहां से भी आप अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो L की वैल्यू बहुत छोटी हो गई r से, और नीचे से गायब कर दोगे L, तो आया μ0 अपॉन 4π M अपॉन r³। दैट्स इट, ग्राफ बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा ना B और R के लिए। क्लियर है? तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। ये डेरिवेशन तो आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, है ना, सिंपल एनालॉजी आप याद रखना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला याद है डाइपोल के लिए, उसी तरह से P से आप रिप्लेस कर दोगे M, और 1/ε0 से रिप्लेस कर दोगे μ0, बाकी सब रहेगा सेम। पोलर स्ट्रेंथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना, तो इससे बहुत ही ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है बच्चों? ठीक है दोस्तों, तो ये था भैया मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको आप बार मैग्नेट कह लो। देखो बच्चों, एक और सवाल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम एंड अवे फ्रॉम ए प्रोटॉन मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ स्पिन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज दिस। अब देखो प्रोटॉन को भी अब थ्योरी आई है कि ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन भी अपनी जगह पर स्पिन करते रहते हैं। प्रोटॉन भी क्या करते रहते हैं? अपनी जगह पर स्पिन करते रहते हैं। तो अपनी जगह पर स्पिन करने की वजह से वो भी क्या डेवलप करते हैं? मूव कर रहे हैं ना, स्पिन करें या घूमे, कर तो मूव रहे हैं ना, तो मूव कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट इसने दिया है आसान, फॉर्मूला ही लगाना है। तो प्रोटॉन स्पिन कर रहा है तो उसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला एक्सिस वाला, μ0 अपॉन 4π। ये ना एक नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, तो यू कैन टेक इट सिंपल r³ है ना, L प्लस r³ जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखो μ0 अपॉन 4π कितना होता है? 10⁻⁻⁷ 2 मल्टीप्लाई बाय m दे रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 1.4 10⁻26 अपॉन r³ r 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 2.8 इंटू 10⁻26 -7 ऊपर जाके +30, तो ये हो गया बच्चों 2.8 इंटू 10⁻26 और 7 33 -3 टेस्ला। ठीक, तो अपने आसपास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस हिसाब से बना लेंगे। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इस पे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। चैप्टर ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से हैं। जैसे हमने अभी देखा ना, प्रोटॉन स्पिन कर रहा है अपनी जगह पर, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू।